नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। जैसा आप सभी को पता ही है कि तर्क ज्ञान पर शिक्षा से संबंधित, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित एक लेक्चर सीरीज चल रही है। तो उस लेक्चर सीरीज़ में आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग और नीति के बारे में बात करूंगा, जिसका शिक्षा के विकास में एक अहम योगदान है। वो नीति क्या है? वो नीति है भारत में जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी बनाई गई, एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी का क्या प्रभाव रहा भारत में और शिक्षा के विकास में इस पॉलिसी ने क्या क्या योगदान दिया, इसका प्रारूप कैसा था। और इसमें ख़ास बात यह होगी कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है, ये 1986 में बनी। इसने एजुकेशन की एक प्रणाली, सिस्टम को जनरेट किया कि किस तरीके से भारत में शिक्षा दी जाए, उसके बारे में बात की। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही अनुरोध कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और उन्हें बताएं कि तर्क ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य जो उपयोगी वीडियो हैं वो भी उन लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा अब आपको पता ही है कि अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस पॉलिसी का निर्माण कैसे हुआ और इस पॉलिसी ने काम करना कैसे शुरू किया, इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेगी। तो शिक्षा प्रणाली का सर्वप्रथम विचार 1882 में हंटर कमीशन ने दिया था। उसने शिक्षा के अनेक चरण प्रस्तावित किए थे। उस समय 10 वर्ष के एंट्रेंस, 2 वर्ष की अंतर स्नातक, 2 वर्ष का स्नातक और 2 वर्ष की परास्नातकोत्तर प्रणाली प्रचलित थी। 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालयों में, शेष विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। 1917-19 में सैंडलर कमीशन ने अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है, अतः उसे 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए पृथक बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की। 10 वर्ष हाई स्कूल में, 2 वर्ष इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के अधीन कर 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के अंतर्गत करने का आग्रह किया। सन 1952-53 में मुदालियर कमीशन ने 8+3+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की। 8 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की हाई स्कूल और 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था को प्रस्तावित किया। माध्यमिक शिक्षा को समाप्त करने पर बल दिया गया। सन 1960 में योजना आयोग ने 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा, 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा पर बल दिया। 1961 में कुलपतियों के अधिवेशन में भी यही तथ्य दोहराया गया। 1962 में केंद्रीय सलाहकार परिषद ने, शिक्षा सलाहकार परिषद ने इस संकल्प को दोहराया एवं कोठारी कमीशन ने भी यही सिफारिश दी। अंत में सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई। जैसा आप सभी को पता ही है, हम भी अभी 10th क्लास, उसके बाद 12वीं, फिर उसके बाद हम स्नातक में पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली जो 10+2 और 3 है, उसका मतलब क्या है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली के 10+2+3 का अर्थ क्या है। इसका अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि 10 के अंतर्गत 1 से कक्षा 10 तक की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, यह शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। +2 के अंतर्गत
कक्षा 11 और 12 की शिक्षा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा आती है। इन 2 वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। +3 से तात्पर्य है कि 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि स्नातक उपाधि हेतु निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों में किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष आयु तक प्राप्त की जा सकती है। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में 3 वर्ष का डिग्री स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया था। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, उससे पहले भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके उद्देश्य क्या थे। तो 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद स्वतंत्र भारत में 1968 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता तथा संस्कृति की भावना एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है। इसने शिक्षा के क्रांतिकारी नवनिर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी स्तरों पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार, विज्ञान तकनीकी पर विशेष ध्यान और नैतिक मूल्यों के विकास तथा शिक्षा और जीवन के पारस्परिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने पर बल दिया। 1968 की नीति के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रचार किया गया। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्राम क्षेत्रों की 90% जनता के लिए विद्यालय शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हैं। अन्य स्तरों पर भी वांछित सुविधाओं में प्रगति हुई है। संपूर्ण देश में शिक्षा की सामान्य संरचना की स्वीकृति और अधिकांश राज्यों में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का अनुसरण महत्वपूर्ण घटना है। लड़के लड़कियों के सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विज्ञान तथा गणित की अनिवार्य शिक्षा कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उपलब्धि और मूल्यांकन क्या है, क्या क्या उसने उपलब्धि हासिल की, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही बता रहा हूँ 1986 के। किसी को और कुछ जानना होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, निश्चित तौर पर मैं उसको और भी चीज़ें बताऊँगा या वो मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो 1986 की जो शिक्षा नीति उसकी उपलब्धि, स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता चौथे दशक की समाप्ति पर तीव्रतर हुई। इस दिशा में देश के पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने पहली बार विचार किया और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की। संयोगों तथा विद्यमान सामाजिक संघर्षों ने जनता सरकार का गठन किया और उसने भी लक्ष्यों का निर्धारण कर 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारतीय विकल्प प्रस्तुत किया। काल की परिवर्तित धारा ने पुनः कांग्रेस सरकार की स्थापना की और वर्तमान सरकार ने इसके महत्व को समझा। शिक्षा की चुनौती नीति परिप्रेक्ष्य पर दस्तावेज जारी कर राष्ट्रव्यापी बहस कराई गई। इस बहस का परिणाम है कि नई शिक्षा नीति भारत सरकार के 1986 में नई शिक्षा नीति राष्ट्र विकास के व्यापक और महत्वपूर्ण संकल्प की पूर्ति के लिए प्रकाशित की। गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री रामकृष्ण त्रिवेदी ने नई शिक्षा नीति की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, देश के सर्वोन्मुखी विकास का उद्देश्य रखकर नई शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया गया है। शिक्षण केवल 4 दीवारों के बीच एक जड़ प्रक्रिया न रहकर देश के सर्वांगीण विकास को गतिशील और ठोस बनाए और राष्ट्रीय एकता, अपनी पुरातन सभ्यता और भारतीय संस्कारों के अनुसार इस देश के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रवाह से इस तरह अवगत कराया जाए ताकि वे सब इस देश के आदर्श नागरिक बन सकें। नई शिक्षा नीति का परम ध्येय है, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा का दायित्व तो किस पर है? समाज पर, सरकार पर। कौन इससे लाभ उठाता है, कौन किस पर खर्च करता है आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस प्रश्न की गंभीरता तथा नई शिक्षा नीति की आवश्यकता तथा प्रतिबद्धता के विषय में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवीलाल का कथन है,
आज हमारी शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है। एक तरफ इस प्रकार के पब्लिक स्कूल हैं और दून स्कूल हैं जहां प्रति विद्यार्थी प्रति मास हज़ारों रुपया खर्च होता है। दूसरी तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों को बैठने तक को टाट पट्टी भी नसीब नहीं है। शिक्षा के दोहरे मापदंडों को जब तक समाप्त नहीं किया जाता, अमीर गरीब और के दोनों के बच्चों को जब तक एक ही बेंच पर बैठाकर शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हम उन मानव मूल्यों और नैतिक गुणों तथा भारतीय आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारी शिक्षा का मुख्य आधार होने चाहिए। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सर्वांगीण स्वरूप पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति के बारे में जानने के बाद जो 1986 में आई थी राष्ट्रीय पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानने के बाद अब हम जान लेते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो ये ज्ञान आयोग क्या था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2009 में की गई। 2009 में नेशनल नॉलेज कमीशन किसने स्थापना की और किसकी अध्यक्षता में स्थापना हुई? ये स्थापना भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत छात्रों के ज्ञानार्जन तथा शिक्षा के में गुणवत्ता लाने के लिए श्री श्याम पित्रोदा की अध्यक्षता में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जून 2009 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। पित्रोदा ने ज्ञान संबंधी सभी संस्थानों के सुधार हेतु एक प्रारूप तैयार किया। आप सभी जानते हैं श्याम पित्रोदा एक बहुत ही जाने माने नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। राजीव गांधी सरकार में इन्होंने अच्छा काम किया था और कंप्यूटर लाने का, टेक्नोलॉजी का भारत में प्रचार करने का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं श्याम पित्रोदा को जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अवधारणा क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अवधारणा शिक्षा तथा ज्ञान द्वारा ही देश के नागरिकों को इस योग्य बनाया जा सकता है जिससे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान किया जा सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शिक्षा सेक्टर के पुनरुत्थान के लिए कार्य करता है। यह विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास के लिए काम करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य हैं: पहला, 21वीं शताब्दी में ज्ञान से संबंधित चुनौतियों के लिए शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाना तथा ज्ञान के क्षेत्रों में भारत को प्रतिस्पर्धी रूप से भागीदार बनाना। दूसरा, विज्ञान तथा तकनीकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान को प्रौद्योगित करना। तीसरा, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में सुधार लाना। तीसरा, कृषि तथा उद्योग के उपयोगों में ज्ञान को प्रौद्योगित करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालयों तथा राष्ट्रीय ज्ञान कार्यक्रमों के क्षेत्र में विभिन्न सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने काम क्या किया? पहला काम किया विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बहुत सी कार्यशालाओं का आयोजन करता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता, मात्रा तथा उसकी विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता में समाज की भागीदारी का पूर्ण उपयोग करता है। इसके अलावा वो क्या काम करता है? इसके अलावा दूसरा काम आप ये देखें, गुणवत्ता तथा संसाधन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप से पूरे देश में लागू करने का कार्य किया तथा कक्षा 10 तक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए कार्यबद्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सरकारी विद्यालय प्रणाली में अच्छी गुणवत्ता तथा शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए भी कार्य करता है। इसके अलावा किसी भी स्कूल के लिए भूमि एक आवश्यक अंग है। शहरीकरण के कारण आज विद्यालयों के लिए ज़मीन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़मीन में कमी हो गई है, जिससे ना तो विद्यालयों का निर्माण हो पा रहा है, ना ही पहले से स्थापित विद्यालयों के खेल के मैदान, अन्य स्कूली गतिविधियों के लिए भूमि पर्याप्त रूप से प्राप्त हो पा रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसके लिए भी प्रयासरत है। इसके अलावा शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में शिक्षा के वित्त तथा वाणिज्यिक नियम बहुत कमज़ोर हैं, जिससे कि वित्तीय संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इससे संबंधित कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला,
स्कूली इमारत संबंधी व्यवस्था ठीक नहीं है, विशेषतः उन राज्यों तथा नगरों में जहां शिक्षा का स्वरूप बहुत निम्न स्तर का है। दूसरा, निर्माण संबंधी देखरेख मरम्मत के लिए अपर्याप्त प्रयास। तीसरा, गुणवत्ता तथा प्रबंधन। इस संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन ने कुछ नियम बनाए हैं। पहला, विद्यालय शिक्षा वर्तमान कई वर्गों में वर्गीकृत की गई है। यह शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में सहायता करती है। इसके अलावा दूसरा है, स्कूल की योजना आसपास की जलवायु तथा पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। तीसरा, स्कूल प्रबंधन को जितना हो सके विकेंद्रीकृत होना चाहिए। शक्ति एक के हाथ में नहीं, निर्णय लेने हैं तो एक चरण हो और सबके पास निर्णय लेने के कुछ अधिकार हों। आगे, स्कूल प्रबंधन प्रारूप तथा सरकारी विभागों की विविधता तंत्र के कारण विद्यालयों के प्रशासन तथा उसकी रणनीतियों में व्यवधान तथा उलझन उत्पन्न होती है। इसलिए इनके बीच तालमेल का होना आवश्यक है तथा प्रतिदिन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होना आवश्यक है। इसके अलावा चौथे बिंदु में उच्च शिक्षा। स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा राजनीतिक प्रजातंत्र में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु इसमें चिंता का विषय यह है कि उच्च शिक्षा का प्रतिशत भारत में केवल 7% है, जो विश्व की उच्च शिक्षा का बहुत छोटा अंश है। उच्च शिक्षा हमारी जनसंख्या पहुंच से काफ़ी दूर है तथा उच्च शिक्षा का स्तर भी इतना अच्छा नहीं है कि विश्व में शिक्षा के मानदंडों पर खरी उतरे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रयास है कि देश के प्रत्येक बच्चे तक उच्च शिक्षा पहुंचाई जाए तथा जिससे शिक्षा का विस्तार उचित ढंग से हो सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इस विषय पर विश्व की उच्च शिक्षा संबंधित लोगों को सम्मिलित करती है। इसके साथ ही ये संसद, सरकार, समाज तथा उद्योग से संबंधित लोगों को शिक्षा संबंधी परामर्श भी देती है। तो इस लेक्चर में आपने देखा 1986 में जो पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में उसका क्या महत्व, उसने क्या व्यवस्था दी, उसने व्यवस्था दी 10+2+3। तो ये क्या है, इसके बारे में आपने जाना। इसके अलावा आपने इस लेक्चर में जाना है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में आपने जाना। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में आपने 2 आयोगों के बारे में जाना है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान कैसे चलाया गया, और उसके बाद हम धीरे धीरे चलते हुए एक लेक्चर इस पर भी होगा कि भारत में जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया उसका प्रोसेस क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, और उसके बाद जो नई शिक्षा एजुकेशन की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, खासतौर पे नई सरकार आने के बाद 2014 के बाद से नई एजुकेशन पॉलिसी आने की बात हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अंत में आपसे अनुरोध, अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।